आम आदमी पार्टी से लेकर राजद समेत दूसरे कई विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बीजेपी की चुनावी तमन्नाओं से जुड़ी लगती है। ऐसा माना जा रहा है कि यह सारी कार्रवाई आगामी आम चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों से जुड़ी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बीजेपी साल 2024 में 400 से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, जिसके लिए उसे विपक्ष को अलग और खत्म करना होगा। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर न सिर्फ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करना चाहते हैं, बल्कि जीत के अंतर के लिहाज से उनसे आगे निकलना चाहते हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगले आम चुनाव के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जो उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। बीते कुछ महीनों में यह बात विपक्ष दोहरा रहा है कि केंद्र एजेंसियों को मोदी सरकार विपक्ष को काबू में करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जब देश में यूपीए की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में टिप्पणी की थी कि सीबीआई सरकार का तोता है। केंद्र में बैठी सरकार अपने अधीन काम करने वाली एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कर रही है, जबकि यह आरोप नया नहीं है। ऐसे आरोप अतीत में भी सरकारों पर लगते रहे हैं, लेकिन बीते 9 सालों में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी का स्ट्रांगली यूज किया गया है। साल 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। देश के कई राज्यों में अपनी पार्टी को जीत दिलाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उठा रखी थी और हुआ भी ऐसा ही। साल 2014 की जीत के बाद बीजेपी ने इसे मोदी लहर की जीत बताया। ऐसे में अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव इस देश में देखा वो था हर बड़े मामले में सीबीआई का बैकफुट हो जाना और ईडी का फ्रंट फुट में आकर जांच की कार्रवाई को अंजाम देना। शायद ये केंद्र सरकार की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बीते 9 सालों में देखें तो सीबीआई की जगह ईडी ने ले ली है। इससे पहले मनमोहन सरकार में सीबीआई को सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती थी, लेकिन 9 राज्य राजस्थान, बंगाल, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मेघालय, मिजोरम ने अपने राज्य में सीबीआई की एंट्री में रोक लगा दी थी और इसके बाद सरकार ने इसका दूसरा रास्ता निकाला और ईडी का दायरा बढ़ा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी की गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती से जुड़ी पावर को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ईडी को किसी को गिरफ्तार करने के लिए आधार बताना जरूरी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार ने इसी का फायदा उठाकर कहीं न कहीं राजनीति के सियासी विरासत में ईडी को मोहरा बनाकर चाल चल रही है। चाहे वो नेशनल हेराल्ड केस में विपक्ष को निशाना बनाना हो या पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्रियों की गिरफ्तारी की बात हो। कई मंचों से ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी सरकार राजनीति में विपक्ष के लोगों को निशाने पर लेकर ईडी का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ईडी कर चुकी है। बीते साल की बात करें तो ईडी के एक्शन के कारण 3 राज्य के पावरफुल नेताओं को जेल भी जाना पड़ा। इसमें 2 कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक का नाम भी शामिल है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अब ईडी के चौसर के खाने में आ चुके हैं। दोनों ने हाल ही में मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। वहीं बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के करीबियों से लेकर बेटियों के ठिकानों पर भी ईडी लगातार जांच के लिए पहुंच रही है। दिल्ली से लेकर बिहार हो या झारखंड, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दिल्ली के घर पर ईडी ने दस्तक दी है। ऐसे में कई बार तेजस्वी ने यह भी कहा है कि ईडी को अपना एक ब्रांच हमारे घर में खोल देना चाहिए ताकि आने जाने का खर्चा बच जाए। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईडी की एंट्री उन्हीं राज्यों में हो रही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। चाहे बिहार, झारखंड, दिल्ली, कहीं की भी बात कर लीजिए। बीते 9 साल की बात करें तो ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी फेमा के तहत करीब 24,893 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से मनी लॉन्ड्रिंग के करीब 3,985 मामले हैं, जो 2021 से 22 में बढ़कर लगभग 5,313 के करीब पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर 2014-15 में जहां 1,093 मामले थे, वहीं 2021 और 22 में करीब 5,993 मामले पहुंच गए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी के पास ईडी नाम का अचूक बाण है, तो दूसरी तरफ जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां जोड़ तोड़ की राजनीति होती है या फिर ईडी के नाम का हंटर चल जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश पर नजर डाले तो बीजेपी ने जोड़ तोड़ की गणित का जो फॉर्मूला बनाया, शायद ही ऐसा करने की बीजेपी ने अपनी रणनीति पहले से बना रखी होगी। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 114 विधायक थे और बहुमत के लिए 116 विधायक की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस को 4 निर्दलीय और 2 वीएसपी और 1 एसपी पार्टी का समर्थन मिला था, लेकिन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ा और 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी के 108 विधायक और 22 विधायक के साथ बीजेपी ने सरकार बना ली।
कमलनाथ की सरकार गिर गई और बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस को वहां सफल कर दिया। यह सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। गोवा, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार कई ऐसे राज्य भी इसी का उदाहरण है। बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए ईडी हो या जोड़ तोड़ की राजनीति कैसे भी करके सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे में ईडी का खेल और बीजेपी की चाल दोनों में जो तालमेल है उसे जनता से लेकर कई दलों की नजर केंद्र की हर कदम पर टिकी रहती है। अब देखना यह होगा कि ईडी नाम के हंटर से विपक्ष डरती है या डट कर सामना करती है, क्योंकि पूरी स्थिति को देखकर यही समझ आता है कि छापेमारी में ही कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी जारी है। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।